फिर अगले दिन। अरे, ये क्या? तुम ये वेफर्स क्यों खा रही हो काव्या? तुम्हें डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा है और साथ में पौष्टिक खाना खाने के लिए भी कहा है, और तुम हो कि ये सब खा रही हो। लेकिन क्यों भला? उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है का क्या मतलब है? अरे, तुम बीमार हो ना? ओ तेरी, मैं भी ना एकदम बुद्धू ही हूँ। मैं खुद ये कैसे बोल सकती हूँ कि मुझे नाटक करना है? सॉरी अर्जुन, वो मुझे आज पहले से थोड़ा बेहतर लगने लगा है ना, इसीलिए उस चक्कर में मैं ये बात भूल ही गई कि कल मैं बीमार थी। लेकिन अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद दिला दिया, और अब मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगी। फ्रूट सलाद ही बनाकर खा लेती हूँ मैं। अरे कोई बात नहीं काव्या, मैं बनाकर लाता हूँ, तुम यहीं पर आराम करो। अरे नहीं अर्जुन, तुम रहने दो ना, दुकान से थके हारे आए हो, इसीलिए प्लीज तुम अभी आराम करो। मैं तो कब से बस आराम पे आराम ही फरमा रही हूँ, थोड़ी ना कोई मेहनत कर रही हूँ। मैंने कह दिया ना काव्या, और वैसे भी मैं इतना भी थका हुआ नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए मैं फ्रूट सलाद ना बना सकूं। वैसे तुमने उस विला के ओनर को कॉल करके बताया कि नहीं कि हम लोग अगले हफ्ते आने वाले हैं? ओह नो, मैं तो भूल ही गई। मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। लेकिन अर्जुन, अब पार्थ ये कह रहा है कि उसके बॉस अगले हफ्ते छुट्टी देंगे या नहीं, ये बात कुछ कह नहीं सकते। तो अब हम क्या करें? अरे टेंशन मत लो काव्या, हो जाएगी उसकी छुट्टी। और ऐसे कैसे हो जाएगी? अगर नहीं मिली तो हम उसे झूठ मूठ का बीमार कर देंगे। मतलब ये है कि हम उसका एक फोटो खींचेंगे, वो भी ट्रिप पर जाने से पहले, जिसमें वो बेड पर लेटा होगा। और साथ ही में मेरे पहचान के डॉक्टर से हम नकली प्रिस्क्रिप्शन भी ले लेंगे और वही उसके बॉस को भी भेज देंगे। अब अगर कोई आदमी बीमार होता है तो उसे छुट्टी देने से कोई मना थोड़ी ना करता है। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। एक काम करो, तुम विला के ओनर से बात कर लो, तब तक मैं फ्रूट सलाद बनाकर लाता हूँ। ठीक है अर्जुन। फिर अर्जुन के जाने के बाद काव्या फौरन विला के ओनर को कॉल करती है। हेलो जी, सॉरी, हाँ मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई दे ही नहीं पाई। वो दरअसल मुझे ये कहना था कि हम लोग इस हफ्ते नहीं बल्कि अगले हफ्ते आने वाले हैं। तो आप प्लीज अगले हफ्ते के लिए हमारे लिए विला बुक कर दीजिए। क्या? नहीं हो पाएगा? अगले हफ्ते से लेकर अगले महीने तक ऑलरेडी बुक थे विला। हर हफ्ते कोई ना कोई ग्रुप आने वाला है। ओह नो। ठीक है सर। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा ये नाटक तो मुझ पर ही बुरी तरह से भारी पड़ चुका है, और ये सब बस नालायक सुहाना और उसके बेटे चिकू के कारण हो रहा है। हर किसी की ननद पनौती क्यों होती है क्या पता। काव्या बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ये सब घर वालों को बताती है। देखा, मैंने कहा था ना आप लोगों से, मेरे लिए अपना मजा खराब क्यों करना भला। चले जाते ना इसी हफ्ते मेरे बगैर, कम से कम आप सबको उस अलीशान विला में एंजॉय करने का मौका तो मिल जाता। लेकिन अब देखो, अगले हफ्ते से लेकर अगले एक महीने तक वो विला फुल हो गया है, और उसके बाद तो बारिश का मौसम खत्म भी हो जाएगा। ये भगवान, उस विला में जाने की मेरी कितनी तमन्ना थी। काव्या बहू, सच सच बता, तूने हमारी इस ट्रिप के बारे में तेरी सहेली को बताया था क्या, या फिर मोहल्ले में किसी को बताया हो? हाँ माँ जी, मोहल्ले की प्रेरणा मेरी अच्छी सहेली है, और मैं तो उसे सब कुछ बताती रहती हूँ। कौन? वो मालती की बहू? हाँ माँ जी, वही। हो गया सत्यानाश। अरे वो मालती और उसकी बहू दोनों दिखते अच्छे हैं, लेकिन उन दोनों जहरीली सास बहू के मन में ढेर सारा पाप भरा हुआ है। नफरत, जलन और बुराई भरी है उनके मन में। अरे उनसे किसी की भी खुशियां देखी नहीं जाती। अरे क्या अब्बी माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? आखिर दूसरों के बारे में ऐसी बातें क्यों करनी भला? अरे तू जानती नहीं उन्हें, क्योंकि तुझे यहाँ पर आए बस 2.5 महीना ही हुआ है। जरूर ये सब उन दोनों की बुरी नजर लगने के कारण ही हो रहा है।
अब ये बात तो मान या ना मान, लेकिन यही सच है। ओफो माँ जी, इन सब का उन दोनों की नजर लगाने से क्या लेना देना है? क्या अब भी? अरे नजर ही लगी है, इसीलिए पहले तेरी तबीयत खराब हुई, और अब देख, अब वो प्यारा सा विला भी हमारे हाथ से चला गया। अरे तुझे जरूरत ही क्या थी उसे ये सब कहने की? अरे वो दोनों सास बहू बस दूसरों से जलती रहती है, खुद की जिंदगी में कुछ अच्छा तो कर नहीं सकते वो लोग, इसीलिए दूसरों का अच्छा होने पर वो लोग उन्हें अपनी बुरी नजर लगा देती है। एक नंबर की नालायक औरतें हैं वो। अरे अब बस भी करो माँ, उन दोनों के कारण आप अपना बीपी हाई क्यों कर रही हो? छोड़ो वो सब, अब जो हुआ सो हो गया, कोई बात नहीं। अगर वो विला नहीं मिला तो कोई और विला सही, और वो इकलौता विला थोड़ी ना है जो इतना सुंदर है। नहीं अर्जुन, मुझे उसी विला में जाने का बड़ा मन था, लेकिन अब सब कुछ बिखर गया है, और अब तो मुझे कहीं भी जाने का मन ही नहीं कर रहा। तुम लोग ही जाओ, मैं जा रही हूँ अपना सीरियल देखने। लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो। इतना कहकर चंदा वहां से चली जाती है। देखो काव्या, तुम भी स्ट्रेस मत लो, अभी बारिश का मौसम बहुत बचा है, लेकिन तुम फिलहाल अपनी सेहत पर ध्यान दो और जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर हम सब साथ में जाएंगे, और मैं माँ को भी मना लूंगा। अब मैं भी तुम्हें क्या बताऊं अर्जुन, माँ जी की तरह मेरा भी उसी विला में जाने का बड़ा मन था। हम सभी लोग वहां पर कितने मजे करते। मैं ढेर सारे फोटोज भी क्लिक करती और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करती और अपनी सारी सहेलियों को जलाती। लेकिन अब सब कुछ बस सपना बनकर ही रह गया है। इतना रॉयल विला था वो, और इतने सस्ते दाम में भी मिल रहा था, लेकिन अब वो भी हाथ से चला गया, और अब तो मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा है अर्जुन। लेकिन उतने में काव्य को उस विला के ओनर का दोबारा से कॉल आता है। क्या? सच में? ठीक है, कोई बात नहीं, हम भर देंगे पैसे, बस आप बुकिंग हाथ से जाने मत देना प्लीज। हाँ, एंड थैंक यू सो मच। क्या हुआ काव्या, किसका कॉल था, और तुम इतनी खुश क्यों हो? कहीं ये कॉल उस विला के ओनर का तो नहीं था ना? हाँ अर्जुन, उन्हीं का कॉल था, और उन्होंने कहा है कि वो लोग हमें विला देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हमें उसके लिए 5,000 एक्स्ट्रा भरने होंगे, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो विला दूसरे ग्रुप को दे देंगे। और मैंने कुछ बिना सोचे ही हाँ कर दी। सही किया ना मैंने? हाँ हाँ, बिल्कुल सही किया काव्या। चलो अच्छा है, अब ये बात मैं माँ को भी बता देता हूँ, तो वो भी खुशी से झूम उठेगी। फिर अर्जुन और काव्या चंदा को ये अच्छी खबर देते हैं। सच में? क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? मैं तो अब बहुत खुश हूँ। देखा माँ जी, अब तो आप मानती हो ना कि ये नजर वगैरह कुछ भी नहीं होता। देखो, थोड़ी देर पहले हम सब कितने परेशान थे, और अब सब कुछ फिर से ठीक हो गया है। चल चल, अब ज्यादा खुश मत हो, वरना तेरी ही नजर लग जाएगी। और अब तो मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि हमारे इस ट्रिप को किसी की भी नजर लगे। बस हम सब मजे से ट्रिप में घूम कर आ जाए, बस यही चाहती हूँ मैं। हाँ माँ जी, 5,000 एक्स्ट्रा भरने होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उतना तो चलता ही है ना। हाँ चलो, अब जो तैयारियां आधी अधूरी छोड़ी थी, अब उन्हें पूरा कर लेते हैं। हाँ अर्जुन, चलो। फिर बाद में काव्या चंदा को एक शॉप में लेकर जाती है। अरे ये तू मुझे कहाँ पर लेकर आई है काव्या? अभी कुछ ही दिनों पहले तुमने कितने सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे थे, और अब ट्रिप पर जाने के लिए फिर से नए कपड़े क्यों खरीदने हैं तुझे? अरे नहीं माँ जी, ये कपड़े मैं मेरे लिए नहीं ले रही। तो फिर किसके लिए ले रही है? आपके लिए माँ जी। क्या? अरे पागल, कुत्ते ने काटा है क्या तुझे? मैं ये कुर्ती वगैरह कैसे पहनूंगी? पूरी जिंदगी मैंने बस साड़ी ही पहनी है। नहीं नहीं, ये सब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। अरे लोग क्या कहेंगे? ओफो माँ जी, आप सबकी यही टेंशन रहती है कि आखिर लोग क्या कहेंगे। अरे कौन है वो लोग? और लोगों का काम ही होता है बातें बनाना।
फिर चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन ये आपकी लाइफ है माँ जी। तो आप अपनी खुशियों को दूसरे लोगों के कारण उसे पीछे क्यों छोड़ रही हो? लेकिन काव्या, नहीं माँ जी, लेकिन मत कहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको भी कुर्ती पहनना बहुत पसंद है, और आप तो कुर्ती पापा जी के सामने भी पहना करती थी। माफ करना माँ जी, लेकिन मैंने आपकी और पापा जी की फोटो देख ली थी, जो आपने अपनी अलमारी में छुपा कर रखी है। और माँ जी, अगर आपको कुर्ती पहनना इतना ही पसंद है, तो आप अभी उसे क्यों नहीं पहनती? ऐसी बात नहीं है काव्या। आज तक मैंने जवानी में भी कुर्ती कभी नहीं पहनी, तो अब मैं उसे बुढ़ापे में कैसे पहनूंगी? और रही बात तेरे स्वर्गवासी पापा जी की, तो मैं कुर्ती बस उनके ही सामने पहना करती थी, वो भी उनके ही कहने पर, क्योंकि वो मेरे पति थे। लेकिन माँ जी, अब आप अगर बूढ़ी हो गई हो तो क्या हो गया? आपको भी अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का पूरा हक है। देखिए, दुनिया वाले आपको खिलाने नहीं आ रहे, इसीलिए उन सब के बारे में सोचना बंद कीजिए और जो अच्छा लगता है वही कीजिए। हाँ काव्या, शायद तो सही कह रही है। बस अब बहुत हुआ। अब तो मुझे जो जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगी। माना कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, विधवा भी हूँ, पर फिर भी मैं अपनी मर्जी का ही करूंगी। फिर तेल लेने गए वो 4 लोग, जिनके बारे में सोच सोच कर मैं पागलों की तरह परेशान रहा करती थी। और शुक्रिया बहू, मुझे इतना समझाने के लिए। कोई बात नहीं माँ जी, अब चलिए हम आपके लिए एकदम मस्त मस्त कुर्ती खरीदते हैं। हाँ काव्या, और वो नई स्टाइल वाली पर्स भी, जो तूने कुछ ही दिन पहले खरीदी थी। मुझे वो पर्स बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा ठीक है माँ जी, वो भी खरीद लेंगे। फिर दोनों सास बहू मजे से ट्रिप के लिए खरीदारी करते हैं। फिर रात के समय सुहाना कह रही थी कि चीकू की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए वो हमारे साथ अब नहीं आ पाएगा। चलो अच्छा है, ना ही आए तो ही सही होगा। क्या? अरे कैसी नानी हो आप? अपने नाती के बारे में ये कैसे बोल रही हो? अरे ऐसे ना कहो तो फिर क्या कहूँ? उसका बेटा अपनी उम्र के मुताबिक कुछ ज्यादा ही शैतानी करता है, और मुझे हद से ज्यादा शैतानी करने वाले बच्चे नहीं पसंद। उसे संभालने के चक्कर में मेरी और काव्य की ही ट्रिप बर्बाद हो जाती। अरे उसकी माँ तो यहाँ पर मस्त मजे करती, लेकिन हमारा क्या? ओफो माँ, क्या अब भी? तभी वहां पर पार्थ आता है। अरे पार्थ बेटा, आ गया तू? बता क्या हुआ? आज ऑफिस में कुछ हुआ क्या? उस नालायक बॉस ने तुझे छुट्टियां दी कि नहीं? नहीं माँ, मैंने बॉस के साथ छुट्टियों के बारे में बात ही नहीं की। क्या? लेकिन क्यों पार्थ? अगर तुम कहोगे ही नहीं, तो तुम्हारे बॉस तुम्हें छुट्टी कैसे देंगे भला? वैसी बात नहीं है भाभी। उन्होंने पिछले हफ्ते ही कहा था कि अगर मैंने इस हफ्ते तक टारगेट अचीव नहीं किया, तो वो मुझे छुट्टियां नहीं दे पाएंगे। और ऑफिस की हालत देखकर तो अब यही लग रहा है कि वो मुझे छुट्टियां नहीं देंगे। इसलिए आप लोग ही जाइए, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगा। अरे पागल हो गया है क्या तू? तेरे बिना हम लोग कैसे जाएंगे भला? तू चिंता मत कर, मैंने तुझे उस दिन बताया था ना वो प्लान। झूठा प्रिस्क्रिप्शन और तेरा बेड पर लेटा हुआ फोटो निकालते हैं, फिर वही सबूत के तौर पर भेज देंगे उसे। और मैं हूं ना, मैं बात कर लूंगा उनसे और कह दूंगा कि तेरी तबीयत अचानक से एकदम गंभीर रूप से खराब हो चुकी है, जिसके चलते डॉक्टर ने तुझे 3 दिनों के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। लेकिन भैया, चिंता मत करो पार्थ, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भैया सब संभाल लेंगे। कभी कभार झूठ बोलना भी चलता है पार्थ। ठीक है फिर, आखिर अब शैतानी नहीं करूंगा तो कब करूंगा? इसीलिए मैं भी आऊंगा आपके साथ। अर्जुन अपने दोस्त से झूठा प्रिस्क्रिप्शन लिखवाता है, और साथ ही ट्रिप पर जाने से पहले वो लोग पार्क की एक बेड पर रेस्ट करते हुए फोटो खींच लेते हैं। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब वो सभी लोग ट्रिप के लिए निकल रहे होते हैं। लेकिन तभी आज पूरे शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया है।
हर तरफ सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सभी से निवेदन है कि अपने अपने घर पर ही रहे, तब तक जब तक ये रेड अलर्ट हटाया नहीं जाता। अरे नहीं, हो गया सियाप्पा। पूरे शहर में आज ही पानी भरना था क्या? ट्रिप शुरू होने से पहले ही एक और कलेश हो गया। भगवान जी, आखिर आप क्या चाहते हो? न्यूज़ देखकर वो सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा? आखिर कैसी होगी उनकी ट्रिप? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रितिका समय पर आकर पूजा में बैठ जाती है और पूजा खत्म होने के बाद, रितिका, अब तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना? अरे हाँ भाभी, माँ की तबीयत एकदम चुस्त और दुरुस्त हो चुकी है। क्या कहा माँ? लेकिन तुमने तो कहा था कि पापा की तबीयत खराब हो गई है। ओह हाँ, मेरा मतलब वही है। पापा की तबीयत अब एकदम मस्त है। बस भी करो रितिका, और कितना झूठ बोलोगी? मुझे तुम्हारा सच पता चल चुका है। सुबह जब तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तभी मैंने तुम्हारी माँ को फोन किया था और तभी मुझे उन्होंने बताया कि तुम रात को मायके गई ही नहीं थी। क्या? हाँ रितिका, अब बता, रात भर से तुम कहाँ पर थी और हम सब से तुम क्या छुपा रही हो? वो भाभी, दरअसल वो मेरी सहेली है ना चंचल, उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद चंचल का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। इसीलिए मुझे रात में उसके पास जाना पड़ा। क्या कहा? चंचल के पास? हाँ भाभी, चंचल का इस शहर में कोई नहीं है। वो यहाँ पर नौकरी के लिए आई है, इसीलिए उसे सांत्वना देने के लिए मुझे ही उसके पास जाना पड़ा। अब अगर मैं अपने घर वालों से ये कह देती कि मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ तो मुझे वहां पर कोई जाने नहीं देता। इसीलिए मैंने झूठ बोला भाभी। हे भगवान! भाभी, मैं सच कह रही हूँ, यही झूठ है। मेरा मतलब यही सच है भाभी। ठीक है रितिका, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आइंदा से झूठ बोलकर मत जाना कभी भी। अब देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, माफ कीजिए मुझे। कोई बात नहीं रितिका। रितिका बाल बाल बच जाती है। फिर एक दिन जब मिहिर का जन्मदिन आता है तभी, ये लो भैया, ये रहा आपका तोहफा। अरे वाह, क्या बात है छोटे, लेकिन क्या है इसमें? खोलकर तो देखिए भैया। फिर शौर्य वो तोहफा खोलता है और उसमें एक महंगा सा स्मार्टफोन होता है। लेकिन उस फोन को देखकर रितिका गुस्से से लाल हो जाती है। लेकिन छोटे, ये तो बहुत महंगा फोन है और इसकी क्या जरूरत थी मेरे भाई? आखिर तूने इतना खर्चा क्यों किया? अरे भैया, अब जो भी मेरे लिए करते हो ना, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसे अपना लीजिए, मना मत कीजिए। ठीक है छोटे, अब जब तू इतने प्यार से ले ही आया है तो मैं रख लेता हूँ। और तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सच में ये फोन तो बहुत ही कमाल का लग रहा है, मुझे भी बहुत पसंद आया। क्यों रितिका? हाँ भाभी, बहुत ही बढ़िया फोन है ये। फिर बाद में शौर्य, अरे क्या जरूरत थी भैया को इतना महंगा फोन देने की? अरे कोई छोटा मोटा तोहफा दे देते तो भी चल जाता, तो फिर इतना महंगा फोन देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? लेकिन रितिका, भैया अभी नया फोन लेने ही वाले थे, इसीलिए मैंने ये सोचा कि उनके लेने से पहले मैं ही उन्हें गिफ्ट कर देता हूँ। वैसे तो मेरे लिए तुम्हारी जेब से जल्दी पैसे निकलते नहीं हैं, और अपने भैया के लिए बराबर इतने सारे पैसे निकल गए। हाँ, क्यों? अब क्या हुआ? इस बार क्या तुम्हारी सैलरी वक्त से पहले आ गई क्या? ओफो रितिका, तुम भी ना। अरे बाबा, मैंने ये फोन एक साथ पैसे देकर नहीं खरीदा है, मैंने तो ये डाउन पेमेंट करके ईएमआई पर लिया है। क्या कहा? ईएमआई? अरे मेरे होशियार पतिदेव, ईएमआई भरने के लिए भी तुम्हारी सैलरी भी उतनी होनी चाहिए। अब कैसे भरोगे इतनी ईएमआई? फिक्र मत करो रितिका, एक खुश खबर है, मुझे नई नौकरी मिल गई है, वो भी एक बहुत बड़े पोस्ट वाली।
जिसमें मुझे अभी से कई गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी और 1 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग है। और अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं ना, उसमें मेरा ये काम करने का आखिरी महीना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन शौर्य। थैंक यू रितिका। रितिका बहुत खुश हो जाती है और वो ये सारी बातें चंचल को बताती है। तभी क्या? अरे बाप रे, अब जब शौर्य को ज्यादा सैलरी वाली नौकरी लगने वाली है, तब तो वो अपने भैया को और ज्यादा पैसे देगा और साथ ही ऐसे तोहफे पर तोहफे देता ही रहेगा। अब उसके भैया ने उसके लिए इतना सब किया है, तो वो भी तो उसके लिए उतना करेगा ही ना। हाँ चंचल, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। और मुझे तो इसी बात का डर है कि कहीं मेरा ये बेवकूफ पति अपने भैया पर सारे पैसे ना उड़ा दे। उसका तो कोई भरोसा नहीं बाबा। लेकिन अब मैं क्या करूं? कुछ तो बता यार, मेरा दिमाग तो पूरी तरह बंद पड़ चुका है। अब तुझे अपने पति और जेठ के बीच फूट डालनी होगी। क्या कहा? फूट? लेकिन ये फूट किस दुकान में मिलती है? अरे मेरी दिमाग से पैदल सहेली, फूट यानी तुझे उन दोनों के बीच में दूरियां लानी होगी। तेरे पास 1 महीने का समय है। शौर्य को उस नई नौकरी को ज्वाइन करने से पहले ही तू उन दोनों भाइयों को अलग कर दे, तो फिर उसके सारे पैसे तेरे पास ही आएंगे और वो अपने भैया पर कोई पैसा नहीं लुटाएगा। अरे वाह, ये तो तूने एकदम बढ़िया सुझाव दिया है। लेकिन मैं उन दोनों को दूर कैसे करूंगी? अरे अब सारा काम मैं ही करूँ क्या? जरा तू भी कुछ सोच ले। फिर चंचल और रितिका दोनों अब फूट डालने के लिए योजना बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन रितिका शौर्य के पास जाकर, शौर्य, आज तो भैया मेरे मन से उतर ही चुके हैं। अरे ऐसा भी कोई करता है क्या? लेकिन क्या हुआ है रितिका, और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अब देखो ना, मैं अभी उनके कमरे से गुजर रही थी और वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मेरा छोटा भाई तो अभी भी उसी नौकरी पर घिस रहा है और तो और घर में कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं देता, और एक फोन लाकर उसने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, क्योंकि आज तक मैंने उसके लिए हद से ज्यादा ही किया है। क्या भैया ने ये सब कहा? हाँ शौर्य, मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? मैंने अपने कानों से सुना है। अरे तुम ही बेवकूफ हो जो उन पर अपनी जान लुटाते हो। वो तो सामने से कुछ और दिखते हैं, लेकिन पीछे से तो कुछ और ही है। मुझे लगा नहीं था रितिका कि भैया के मन में मेरे लिए इतनी मेल होगी। देखो शौर्य, अब तुम जाकर उनसे कोई बहस मत करो, वरना वो लोग तो यही कहेंगे कि मैं बस यहाँ की बात वहां करना जानती हूँ। पर अब तो तुम समझ चुके हो ना कि उनका दिल कितना काला है, तो तुम भी अब उनसे 4 कदम दूर ही रहना। हाँ रितिका, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम चिंता मत करो, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। रितिका की ये बातें सुनकर शौर्य अब मिहिर से बहुत नाराज हो जाता है। फिर अगली सुबह, अरे छोटे, रोज तो तुझे ऑफिस में ही छोड़ता हूँ कार से, तो फिर आज तू अलग से क्यों जा रहा है? नहीं भैया, आप चले जाइए अपनी कार में, मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। पर छोटे, देखिए भैया, मुझे बहुत देर हो रही है, एक जरूरी मीटिंग है आज सबके साथ। हाँ तो मैं छोड़ देता हूँ ना तुझे, उसमें क्या हुआ? शौर्य मिहिर की कोई बात नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। और उसके स्वभाव में आई इस बदलाव को देखकर मिहिर स्तब्ध रह जाता है। ये लो मिहिर, तुम्हारा और देवर जी का ये डब्बा। अरे देवर जी अकेले ही चले गए? आज वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे क्या? नहीं अमृता, पता नहीं क्या हुआ है छोटे को। आज तो उसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की और बेवजह ही अलग से चला गया। कुछ हुआ है क्या घर में? नहीं तो फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है कि वो किसी चिंता में होंगे, इसीलिए उनका बात करने का मन नहीं होगा। होता है कभी कभी। आप उस बारे में इतना मत सोचो, भगवान करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि आज से पहले वो मुझसे कभी रूठा नहीं है। अब तो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो मिहिर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ज्यादा चिंता मत करो और जाओ,
मैं ये डब्बा देवर जी के ऑफिस भिजवा देती हूँ। ठीक है अमृता। फिर मिहिर चला जाता है और ये सब रितिका पीछे से देख रही होती है और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। पहला प्लान तो कामयाब हो गया चंचल। पहले दाव में ही दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तू इतने में ही रुक जाएगी। तुझे उन दोनों भाइयों के बीच में और दरार लानी होगी और तभी जाकर हमारा मकसद पूरा होगा। हाँ चंचल, समझ गई मैं। फिर शाम में खाने के वक्त भी शौर्य मिहिर से कोई बात नहीं करता, जिस कारण मिहिर और परेशान हो जाता है। फिर एक दिन शौर्य की अलमारी में आधे कपड़े तो भैया के ही है, जो भैया ने उन्हें पहनने के लिए दिए थे, क्योंकि उन दोनों का माप लगभग एक समान ही है। अब मैं शौर्य की अलमारी से भैया के कपड़े हटाकर फिर से भैया की अलमारी में रख देती हूँ, ताकि शौर्य को ये लगे कि भैया ने गुस्से में आकर उनके कपड़े वापस ले लिए हैं। फिर रितिका ऐसा ही करती है और फिर बाद में जब शौर्य अलमारी से कपड़े निकालने जाता है, तब वो मिहिर के कपड़े गायब देखकर हैरान रह जाता है और वो गुस्से में मिहिर और अमृता के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में वह कपड़े रखे हुए देखता है। मेरा यकीन कर छोटे, मैंने ये कपड़े यहाँ पर नहीं लाए हैं और ना ही अमृता ने। ये कपड़े तेरी ही अलमारी में थे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप भैया? तो फिर ये कपड़े अपने आप चलकर आए हैं क्या इस अलमारी में? देवर जी, सच में ये कपड़े हमने यहाँ पर नहीं लाए हैं। आप दोनों तो मेरे मन से उतरते ही जा रहे हो। अरे आपके खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के कुछ और। जाइए, अपने कपड़े अपने पास ही रखिए, क्योंकि अब मैं अपने कपड़े खुद खरीद सकता हूँ और आपसे भी महंगे कपड़े खरीद सकता हूँ। इतना कहकर शौर्य वहां से चला जाता है। अरे इसे अचानक से क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर वो कपड़े आपने नहीं निकाले और मैंने भी नहीं निकाले, तो फिर इसका एक ही मतलब है कि ये काम रितिका का है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा? अब मिहिर और अमृता काफी चौंक जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अब शौर्य अपनी नई नौकरी पर जाने लगता है। उसकी काफी अच्छी कमाई होती है, जिसके बाद अब रितिका के तेवर ही बदल जाते हैं। अरे रितिका, यह खीखी खोखो करने से अच्छा कोई काम ही कर लो। सुबह से तुमने अपने हिस्से का कोई काम नहीं किया है। अरे तुम भी इस घर की बहू हो और तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है। अरे भाभी, अब मैं घर में कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि अब मेरा पति पहले से बहुत ज्यादा कमाता है और वो घर में पैसे भी बहुत ज्यादा देने लगा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब आप घर में एक नौकरानी लगा लो, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या कहा? नौकरानी? नहीं रितिका, इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी और तुम्हें अपने हिस्से के काम खुद ही करने पड़ेंगे। समझ गई ना? नहीं भाभी, एक बार मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं घर में कोई काम नहीं करने वाली। इतना कहकर रितिका नखरे दिखाते हुए चली जाती है और अब अमृता मिहिर को ये सारी बातें बताती है। क्या कहा? रितिका का अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब ये बात तो हमें छोटे को बतानी होगी। फिर वो दोनों शौर्य के पास जाकर रितिका के बारे में सब कुछ बताते हैं। हाँ तो क्या गलत कहा उसने? अब जब घर में पैसा आ गया है, तब वो काम क्यों करेगी? क्या? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो देवर जी? आपको तो रितिका के नखरों पर रोक टोक लगानी चाहिए, लेकिन आप तो उसका साथ दे रहे हो और मुझे तो उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि उस दिन भी आपकी अलमारी से मिहिर के कपड़े उसी ने हमारे अलमारी में रख दिए होंगे, वरना हम दोनों के अलावा ये काम और कौन कर सकता है? हाँ छोटे, ये सारी करामात तेरी ही बीवी की है। नहीं शौर्य, इन लोगों की बातों में मत आओ तुम। ये तो बस हम दोनों के बीच में आग लगा रहे हैं। अरे सच तो यही है कि इनसे हमारी अमीरी अब देखी नहीं जा रही। तमीज से बात करो रितिका। रितिका बिल्कुल सही कह रही है भैया। पिछले 1 महीने में आपने मुझे अपने असली रंग दिखा दिए हैं और अब तो मुझे वाकई में आप दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। और शौर्य,
मैं तो अब तुमसे यही कहूंगी कि अब हम इनके साथ रहेंगे ही नहीं। घर का ऊपरी हिस्सा पूरा खाली है और अब तो हम अमीर भी हो चुके हैं, इसीलिए अब हमें ऊपर रहने जाना चाहिए। हाँ रितिका, रिश्तों का तो बंटवारा हो ही चुका है, लेकिन अब घर का बंटवारा होगा और यही हम सबके लिए ठीक रहेगा। क्या? रितिका और शौर्य का ये फैसला सुनकर अमृता और मिहिर एकदम चौंक जाते हैं। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। विराट के चले जाने के बाद आरोही समर के पास जाती है। समर बेटा, तुम्हारे पापा क्या कह रहे थे तुमसे? कुछ नहीं मम्मा, वो मेरे साथ बस खेल रहे थे और बता रहे थे कि दादी और दादू मुझे बहुत याद करते हैं। सच कहूँ मम्मा, तो मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। क्या हम फिर से वहां पर नहीं जा सकते? नहीं समर, ये अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब हमारा उन लोगों से कोई नाता नहीं है। वो लोग बस अच्छा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। लेकिन मम्मा, देखो समर, अब मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी और तुम अपने पापा से फिर से नहीं मिलोगे। मैंने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया है। चलो अब अपना होमवर्क करो। बेचारा समर कुछ नहीं कह पाता। ऐसे ही एक दिन ऑफिस में आरोही का बॉस उसे सबके सामने खूब सुनाता है। आरोही, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? अरे तुम्हारे उस गलत प्रेजेंटेशन के कारण क्लाइंट्स बुरा मान गए हैं और उन्होंने हमारे साथ दिल पक्की ही नहीं की। माफ कीजिए सर, मैंने तो बस एक गलती ही की थी, लेकिन बाकी का पूरा प्रेजेंटेशन एकदम सही था। मैं सच कह रही हूँ सर। अरे चुप रहो, पहला मौका ही आखिरी मौका होता है। अगर पहली बार में ही तुम किसी के साथ इस तरह से पेश आओगी तो सामने वाला और तुमसे क्या उम्मीद रखेगा? देखो आरोही, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। काम पर ठीक से ध्यान दो और अपनी निजी जिंदगी और काम दोनों को अलग अलग ही रखो, वरना ये तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ठीक है सर, मैं समझ गई। आरोही को बहुत बुरा लगता है। फिर घर आकर वो अपना कमरा बिखरा हुआ देखती है। ये सब क्या है समर? खिलौने कहीं पर तो किताबें कहीं पर, पूरे कमरे को कबाड़खाना बनाकर रख दिया है तुमने। माफ कीजिए मम्मा, लेकिन अभी अभी मेरे दोस्त गए हैं ना, इसीलिए इतना गंदा पड़ा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी साफ कर देता हूँ। और मम्मा, आपने मेरे लिए क्राफ्ट किट लाई क्या, जो मैंने आपको लाने के लिए कही थी? नहीं लाई बेटा। क्या मम्मा, अब मैं क्या करूँगा? मुझे प्रोजेक्ट बनाकर देना है कल। अरे इंसान हूं मैं, कोई मशीन नहीं। मेरा इंतजार करने से बेहतर यही होता कि तुम जाकर नानू के साथ लेकर आते उसे, और मैं क्या क्या संभालूं। बस सर दर्द देने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? नालायक कहीं के, अब दफा हो जाओ यहाँ से। बेचारा समर इस पर भी कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी वहां पर सुनीता आती है। क्या हुआ है बेटा, क्यों उस बेचारे पर चिल्ला रही है? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं माँ, चॉकलेट दो क्या उसे? अरे घर आते ही ये बिखरा हुआ कमरा देखने को मिला, ऊपर से महाशय ने अभी तक क्राफ्ट किट भी नहीं लाया है। आखिर मैं बाहर का काम संभालूं या घर का काम संभालूं? पक चुकी हूं मैं ये सब कर करके। देख बेटा, वो एक छोटा सा बच्चा है, और बच्चे अगर सामान नहीं बिखरेंगे तो क्या बड़े बिखरेंगे क्या? और हमारा समर बाकी के बच्चों से काफी अच्छा है। उसके अभी अभी दोस्त गए हैं, वरना अभी तक तो उसने कमरा साफ भी कर दिया होता। और रही बात क्राफ्ट किट की, तो तूने ही उसे कहा था कि वो किट तू उसे ला कर देगी, और अब तू ये बोल रही है कि वो नानू के साथ चला जाता। देखिए माँ, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब हुआ है, और इस पर आप समर की सफाई देकर और खराब मत कीजिए। पहले ही बॉस ने आज मुझे बहुत लेक्चर दिया है, और अब घर में आप शुरू मत हो जाओ।
अरे हर किसी को काम का तनाव रहता है। तू कोई दूसरे ग्रह पर जाकर काम नहीं करती, इसीलिए ये काम की बातें तुम मुझसे कर ही मत। और अपने काम का गुस्सा इस तरह बच्चे पर निकालना सही नहीं है। आज किया है, लेकिन दोबारा मत करना। सुनीता की बातें सुनकर आरोही और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही एक रोज आरोही अपने दोस्त अरविंद के साथ घूमकर देर रात घर लौटती है। बाय अरविंद, मिलते हैं कल ऑफिस में। गुड नाइट। हाँ आरोही, बाय, गुड नाइट। उन दोनों को साथ में उनकी पड़ोसन उमा देख लेती है। हे भगवान, ये आरोही तो शादीशुदा है और फिर भी एक गैर मर्द के साथ ये सब कर रही है। नहीं नहीं, ये बात तो मुझे कल सुबह तक सुनीता बहन को बतानी ही होगी। फिर उमा अगली सुबह सुनीता को सारी बातें बताती है। क्या? हाँ सुनीता बहन, अब आप ही बताइए। आपकी बेटी कुंवारी थोड़ी ना है, वो एक सुहागन है, एक बच्चे की माँ भी है। और ऐसे में देर रात तक किसी गैर मर्द के साथ आना, ये सब शोभा नहीं देता। मैंने देखा, इसलिए सीधा आपको बताने आई हूँ। लेकिन मेरी जगह पर अगर कोई और पड़ोसी होता ना, तो वो पहले पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटती और उसके बाद वो आपको बताती। हाँ उमा बहन, ये बात तो आपने एकदम सही कही। ओए धन्यवाद, आपने ये बात बताकर बहुत अच्छा किया। मैं अपनी बेटी को जरूर समझाऊंगी। फिर सुनीता और जगजीत दोनों गुस्सा होकर आरोही को खूब सुनाते हैं। अरे मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी आदमी के साथ घूम फिर नहीं सकती। वो लड़का मेरा कलीग है माँ, और हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आरोही बेटा, हम तुझे ये नहीं पूछ रहे कि तेरा उसके साथ क्या रिश्ता है, लेकिन पति होने के बाद भी तू बाकी आदमियों के साथ ऐसे घूमती रहेगी तो कैसे चलेगा बेटा? लोग तो नाम रखेंगे ही ना। और सोच, अगर समर ने तुझे देख लिया होता तब क्या होता? क्या जवाब देती तू अपने बेटे को? दोस्ती सबके साथ कर, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन दोस्ती इतनी भी गहरी नहीं होनी चाहिए कि वो लोगों की नजर में आ जाए। अरे बस करो आप दोनों, जब देखो तब भाषण देते रहते हो। और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी समझ आता है और मेरा मन अच्छे से जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। दुनिया गई तेल लेने, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए। अरे ये क्या बदतमीजी है तेरी? हाँ, हम लोग एक समाज में रहते हैं और यहाँ पर इस तरह का व्यवहार नहीं चलता बेटा। आरोही अपनी माँ की एक नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। और देखना सुनीता, एक दिन इसकी यही जिद इस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। फिर एक दिन जब आरोही ऑफिस से घर आती है, तभी समर अपने कमरे में होता ही नहीं। फिर वो नेहा के पास जाती है। अरे नेहा, समर कहाँ चला गया? वो नंदोई जी आए थे, आज हसमुख काका का जन्मदिन है ना, इसीलिए वो समर को लेकर गए हैं। क्या? विराट की ये हिम्मत! मैंने उसे इतना कहा, लेकिन उसके बाद भी वो समर को उस घर में लेकर गया है, वो भी पापा जी के जन्मदिन के लिए। नहीं, तुमने ये हरकत करके बहुत गलत किया है विराट। आरोही गुस्से में आग बबूला हो जाती है और फौरन अपने ससुराल पहुंचती है, जहां पर समर अपने दादू के साथ उनके जन्मदिन का केक काट रहा होता है। ये लीजिए दादू, आ कीजिए। वाह बेटा, क्या स्वादिष्ट केक है। आपके पोते की ही पसंद है पापा। शुक्रिया मेरे जिगर के टुकड़े। अरे बंद करो ये तमाशा। आरोही, तुम यहाँ पर? विराट, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे बेटे से मिलने की कोशिश भी मत करना, और उसके बाद भी तुम उसे यहाँ पर लेकर आए हो। शायद तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है आरोही। मैंने जाते जाते तुमसे ये भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे बेटे को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और आज उसके दादाजी का जन्मदिन है और इसीलिए वो आज यहीं पर रहेगा। अरे चुप रहो। और समर, चलो मेरे साथ, चलो। अरे नहीं बहू,
आज के दिन तो रहने दे इसे यहाँ पर। प्लीज आज के दिन ऐसा कुछ भी मत कर। मैं तुझसे विनती करता हूँ। पापा, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये होती कौन है ये सब करने वाली? समर पर जितना हक इसका है उतना ही हक मेरा भी है। बहू, मान जाना। अरे कब तक ये गुस्सा रहेगी? और इन सब का समर पर कितना बुरा असर हो रहा है ये भी तो देख। इस नन्ही सी उम्र में उसे अपने माता पिता के झगड़े देखने पड़ रहे हैं। अरे आपको ये सारे झगड़े तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन झगड़ों का क्या जो आप मेरे साथ किया करती थी? देख बहू, उस वक्त तू गलत थी, इसीलिए हमने तेरे साथ झगड़े किए। और झगड़ों के बाद हमेशा हम ही तेरे पास आए हैं और आज भी वही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में इतनी मेल नहीं है जितनी कि तेरे मन में है। हाँ है मेरे मन में। और देखिए, मुझे आप लोगों से बात करना तो क्या, आप लोगों की शक्ल देखना भी मंजूर नहीं है। इतना कहकर आरोही समर को लेकर जाती है। आरोही, रुक जाओ आरोही। समर को ऐसे जाते देखकर हसमुख भी बेचारा भावुक हो जाता है। वही जब ये सारी बातें आरोही के मायके वालों को पता चलती है तभी। नहीं दीदी, आपने ये सब सही नहीं किया है। अरे अगर आपको उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना है तो आप मत रखिए, लेकिन इस सब में आप समर को क्यों पिसवा रही हो? हाँ दीदी, आप चाहे कुछ भी कहो, नंदोई जी समर के पिता हैं और उनका समर पर पूरा अधिकार है। वो समर को भी तो अपने दादा दादी के साथ वक्त बिताने की इच्छा होती होगी ना, अपने पिता के साथ भी घूमने की इच्छा होती होगी, खेलने की इच्छा होती होगी। इसीलिए आप समर को उन लोगों से दूर मत कीजिए। माँ, अरे आप दोनों बेटा बहू से कह दो कि ये दोनों मुझे ना सिखाए। मैं उनसे उम्र और हैसियत दोनों में बड़ी हूँ, तो अपनी हद में रहकर बात करें। अरे क्या गलत कह रहे हैं ये दोनों? बिल्कुल सही कह रहे हैं। झगड़ा तेरा हुआ है, समर का नहीं। अरे तू जो हरकतें कर रही है ना, ये सब देखकर कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि समर खुद तुझे छोड़कर अपने पिता के पास चला जाए। इसीलिए समय रहते ही अपनी गलतियां सुधार दे बेटा। सबके समझाने के बावजूद भी आरोही किसी की एक नहीं सुनती और अपनी ही मनमानी करती है। और इन सारे झगड़ों के बाद जब सुनीता आरोही के ससुराल वालों से बात करने के लिए उनके घर पहुंचती है तब उनकी सारी बातचीत सुन लेती है। अरे कैसी लड़की है ये, सारी गलती उसी की थी। उसी की हरकतों के कारण झगड़ा हुआ था उस दिन और उसने खुद ने ही घर छोड़ दिया। और नहीं तो क्या, ना तो वो जल्दी उठती थी, ना ही समर पर ठीक से ध्यान रखती थी। घर का सारा काम तो मैं ही करती थी और इसके बाद भी बदतमीजी तो इतनी कि पूछो मत। और ऊपर से नौकरी का घमंड और बस अपना ही स्वार्थ देखती थी। उस रात भी उसी की गलती थी। उसे पहले से पता था कि घर पर मेहमान आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पार्टी करके आई और वो भी एकदम नशे में धुत होकर। और जब हमने उसे डांटा तो अगले दिन खुद ही चली गई घर छोड़कर। उनकी यह सारी बातें सुनकर सुनीता घर के अंदर आती है। अरे ये सब आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब इसी कारण से आरोही ने घर छोड़ा था? अरे माँ जी, आप यहाँ पर? हाँ बेटा, अब मुझे सच सच बता, क्या वो यही कारण था? हाँ माँ जी, यही है वो वजह। और माफ कीजिए, मैंने ये बात आपको कभी नहीं बताई क्योंकि ये सब सही नहीं था। अपनी बीवी की इज्जत का मान रखते हुए मैंने ये बात इस घर की 4 दीवारों में ही रखी थी। अच्छा हुआ जो आज मुझे सारी सच्चाई पता चल गई। आरोही ने बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर सुनीता सीधे अपने घर चली जाती है और वो आरोही को खूब सुनाने लगती है। क्या? इसका मतलब उन तीनों ने आपके अच्छे से कान भरे हैं। अरे आपको क्या लगता है कि मैं कभी शराब पी सकती हूँ? हाँ, मैंने एक बार गलती से पी ली थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं एक शराबी हूँ और बार बार पीती हूँ। अरे बेशरम लड़की, सिर्फ उतनी ही वजह नहीं है
तेरी और भी अनगिनत गलतियां हैं, जिस कारण तेरे ससुराल वालों ने उस दिन अपने सब्र का बांध तोड़ दिया था और खूब सुनाया तुझे। और सुनाते भी क्यों नहीं? आखिर कितने दिनों तक वो तेरे नखरे सहते? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तू इतनी निर्लज्ज निकलेगी। छी! अरे तू एक माँ है, बच्चा अपनी माँ से ही सीखता है। जरा ये तो सोच, इन सब का तेरे बेटे पर क्या असर होगा। और मुझे तो उन लोगों में कोई खोट नजर नहीं आती, क्योंकि जो उसने उनके साथ किया है वही ये हमारे साथ भी करती है। खुद को कितनी महान समझती है और किसी के बारे में सोचती भी नहीं, यहाँ तक कि अपने खुद के बेटे समर के भी बारे में नहीं सोचती। देख बेटा, अगर तू चाहती है कि सब तेरे साथ अच्छे से पेश आए, तो पहले तो खुद अच्छी बन जा, फिर दूसरों से उम्मीद रख। बेवकूफ कहीं की। ठीक है, अगर आप सबको भी यही लगता है कि सारी गलती मेरी ही है, तो मैं आप लोगों के साथ भी नहीं रहूंगी। अरे वो लोग तो पराए थे, लेकिन आप लोग मेरे अपने होकर भी मुझे नहीं समझ पा रहे। और आज आप लोगों ने भी मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अब बस, अब और तकलीफ मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। अब से मैं और मेरा बेटा अकेले रहेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। आरोही का ये फैसला सुनकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।